आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा हवाई जहाज में ढोलक बजाकर राम भजन करने की भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो सुर्खियों में है जिसमें वो मेट्रो में सफर करती नजर आ रही हैं। इस दौरान कहीं डीएमआरसी के अधिकारी उन्हें मेट्रो के बारे में जानकारी देते दिख रहे हैं तो कहीं राष्ट्रपति स्कूली छात्राओं से बात करती दिख रही हैं। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से गीत सुने और उनके सपनों के बारे में भी बात की। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो ट्रेन में सफर का आनंद लेने का उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले वहां पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आरजेडी दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें तेजस्वी यादव को बेहतर बताते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। पोस्टर में जहां एक ओर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर है तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार का कार्टून बना है जिसमें वो कुर्सी पर पांव चढ़ाकर बैठे हैं। पोस्टर में दोनों को अपना अपना परिचय देते हुए दिखाया गया है जिसमें तेजस्वी ने 17 महीने में बिहार बदलने का दावा किया तो वहीं नीतीश कुमार को बार बार पलटता हूँ, जनसेवा नहीं करता हूँ, व्यापार कहते हुए दिखाया गया है। आरजेडी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के हैं कहकर उन पर तंज कसा गया है। 12 फरवरी को एनडीए गठबंधन वाली नीतीश सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। हवाई जहाज में एक युवक का ढोलक बजाते हुए भजन गाने का वीडियो सुर्खियों में है। इस वीडियो को लेकर लोग एयरलाइन कंपनी की आलोचना कर रहे हैं और इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि एरोप्लेन में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वीडियो में एक युवक अपनी गोद में ढोलक रखकर बजा रहा है और रघुपति राघव राजा राम भजन गा रहा है। कई यात्री भी उसके सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका फोटो और वीडियो बना रहे हैं। इसी वीडियो को लेकर एयरलाइन कंपनी इंडिगो की आलोचना हो रही है। पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लोग जमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। सैलानियों के लिए तो ये सौगात है ही, स्थानीय लोग भी मौसम के रंग में रंगे हुए हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं, जहां जनजातीय इलाके भरमौर में स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में बर्फबारी के बीच थिरक रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्यार के प्रतीक माने जाने वाले गुलाब से जुड़ी है। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है। रोज डे पर गुलाब देने का चलन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गुलाब का मोहब्बत से क्या कनेक्शन है? प्यार जताने के लिए ये फूल ही क्यों जरूरी लगता है? कुछ तो बात होगी इस फूल में, तभी तो इसे देखते ही प्यार का एहसास होता है। तो चलिए आज आपको इश्क वाले गुलाब की अहमियत बताते हैं, जानकारी वाला हॉर्न बजाते हैं। चाहे तो चेहरे को गुलाब बताएं या फिर मीर की तरह नाजुक लबों की तारीफ में कहें कि पंखुड़े एक गुलाब सी है। बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, गुलाब एहसास भी है। फरवरी यानी मोहब्बत के महीने में जब दिल के जज्बात बयान करने हों तो लफ्जों का काम भी गुलाब से लिया जा सकता है। कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, गुलाब मोहब्बत का पैगाम भी है, मोहब्बत की मुकम्मल कहानी भी है। अब सवाल है कि मोहब्बत की निशानी बस गुलाब ही क्यों? फूल तो और भी है जमाने में, लेकिन चंपा चमेली पर गुलाब क्यों भारी पड़ जाता है? जिक्र प्यार का हो तो गुलाब ही क्यों याद आता है? चलिए इसके पीछे का साइंस आपको समझाते हैं। गुलाब से जुड़े ज्ञान पर हॉर्न बजाते हैं। सबसे पहले समझिए कि इश्क विश्क के मामले में गुलाब इतना मकबूल क्यों है। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे सिंबोलिज्म काम करता है। हजारों वर्षों से गुलाब के साथ प्यार और इजहार की बातें की जाती रही हैं। इसी वजह से गुलाब देखते ही लोगों के मन में प्यार की भावना जगती है। गुलाब प्यार जितना पुराना तो नहीं, पर जब से इश्क की दास्तान मिलती है गुलाब का जिक्र मिलता है। ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है।
कहते हैं उनकी खूबसूरती में वो जादू था कि जहाँ जाती वहाँ गुलाब के फूल उगाते थे। यही से लाल गुलाब प्यार की निशानी बन गया। ग्रीक देवता एडोनिस की कहानी में गुलाब को न सिर्फ प्रेम बल्कि त्याग से भी जोड़ा गया। अब हिंदुस्तान में इसकी अहमियत देखिए। कहते हैं मुगल सम्राट जहांगीर प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी नूरजहां को 1 टन गुलाब रोज भेजता था, जो आमतौर पर कश्मीर से मंगाए जाते। दौर बदले, अंदाज बदला, लेकिन गुलाब का सिंबलिज्म कमजोर नहीं पड़ा। आज भी महंगे से महंगे गिफ्ट वो एहसास नहीं जगाते, वो जादू नहीं करते जो वैलेंटाइन वीक में 50 रुपए का गुलाब करता है। अब जरा फूलों के राजा का दिलो दिमाग पर असर समझ लीजिए। जापान के मिजोहो इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च में पाया गया कि गुलाब देखते ही उसका असर दिमाग के उस हिस्से पर पड़ता है जो मन को सुकून पहुंचाता है। स्टडी में पता चला कि जिन लोगों को गुलाब देखने को दिया गया उनमें तनाव का स्तर पहले से कम हुआ। रिसर्च के मुताबिक गुलाब की खुशबू तनाव कम करने के साथ ही नींद को भी बेहतर करती है, जबकि गुलाब के रस में मौजूद रोज ऑक्साइड माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। गुलाब के बहाने इस रिलैक्सेशन को लोग पार्टनर की मौजूदगी और यादों से जोड़ लेते हैं। तभी तो गुलाब दिल के इतने करीब होता है कि कांटे भी मंजूर होते हैं। गुलाब की पत्तियों से बने गुलकंद और गुलाब जल में एंटीबैक्टीरियल और लैक्सेटिव गुण पाए जाते हैं, जो तनाव कम करते हैं, लव हार्मोन बढ़ाते हैं। तभी तो गुलाब देखते ही लव वाली फीलिंग आती है। रोज डे पर किसी को गुलाब नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, ये पूरा हफ्ता ही मोहब्बत का है। आप जिसे चाहते हो उसे किसी भी दिन लाल गुलाब पेश करें, बाकी कहानी गुलाब खुद कह देगा। हाँ, ये भी समझ लीजिए कि गुलाब सिर्फ इश्क विश्क के लिए ही नहीं है। दोस्ती के लिए पीला गुलाब देते हैं, रिश्तों में गर्मजोशी दिखाने के लिए ऑरेंज, तो बिना शर्त प्रेम जताने के लिए सफेद गुलाब देते हैं। गुलाब गुलाबी हो तो नम्रता और माफी की निशानी है, और अगर काला है तो रिश्ता खत्म होने की प्रतीक। आप अपने हिसाब से गुलाब चुन सकते हैं, दिल की बात बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुलाब का प्यार से कनेक्शन तो आपने समझ लिया। अब आपको गुलाब वाले प्यार की इकोनॉमिक्स बताते हैं। ये जानना भी आपके लिए मजेदार होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान करीब 1.5 रुपए में सप्लायर को गुलाब बेचता है। सप्लायर ट्रांसपोर्ट का खर्चा मिलाकर 3 रुपए में उसे मंडी में बेचता है। मंडी में गुलाब का थोक भाव 5 से 6 रुपए हो जाता है। सजावट पर 2 रुपए खर्च होने के बाद इसकी कीमत 8 रुपए हो जाती है। सामान्य दिनों में दुकानों पर एक गुलाब की कीमत 10 रुपए होती है और त्योहारी सीजन में ये 20 से 50 रुपए तक में बिकता है। लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर एक गुलाब की कीमत 50 से 80 रुपए तक पहुंच जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक वैलेंटाइन डे पर देश में 25 करोड़ गुलाब बिकते हैं। अगर औसतन 30 रुपए के हिसाब से इसकी कीमत निकाली जाए तो ये 750 करोड़ रुपए होती है। यानी कि एक दिन में 750 करोड़ रुपए के गुलाब मोहब्बत के काम आते हैं। दिल्ली समेत देश के दूसरे इलाकों में गुलाब की डिमांड कैसी है, ये जानने के लिए हमने लोगों से बात की। बिक्री हो रही है आज सही रोज की? हाँ, सही हो रहा, सही हो रहा। रोज कितने बेचते थे लगभग? आज कितना बिका? आज लगभग 200 पीस तो बेच दिए हैं। 200 पीस बिक गए। हाँ। कैसे मनाएंगे अपना ये वैलेंटाइन डे? पहले तो मैं रोजेस दे के स्पेशल फील करवाना पसंद करूंगी और फिर मे बी बाहर डिनर के लिए चले जाए। मुझे लगता है बहुत सारे कपल्स आ गए होंगे अब तक गुलाब खरीदने। हाँ जी, रौनक कितनी है? अभी तो सुबह भी थी, अभी शाम को होगी। चाहने वाले तो शाम को आते हैं। हम तो फूल बेचने के लिए तैयार हैं, चाहे सफेद लो, पीला लो, काला लो, गोल्ड लो, जिसमें दिल खुश हो जाए। हमारा कोई प्यार नहीं, हमारा प्यार चला गया ऊपर तो हम उसकी फोटो पे देते हैं। तो हमारी लंबी नहीं है। यानी आप भी अब तक अपनी वाइफ को रोज दे रहे हैं? हाँ, उसकी फोटो के लिए ले आके देते हैं, उसकी फोटो पे चिपकाते हैं। उसमें क्या हो गया? प्यार कभी भूले भूलता है? नेवर, अनफॉरगेटेबल। मेरे लव मैरिज है, मैंने अपनी वाइफ गुलाब दे के ही मैंने करा। मेरे शादी को 17-18 साल हो गए और आज भी वैलेंटाइन डे बनाता हूँ उनके लिए। व्हाइट रोज दिया आपने? या हाँ। कहते हैं सफेद जो रंग होता है वो पीस का होता है, यानी रिश्ते में पीस चाहिए। हाँ। क्या गुलाब दूसरे रंग का भी लेंगी या सिर्फ सफेद लेंगी? सिर्फ सफेद, दोस्त के लिए ना। प्यार का इजहार करना कितना इम्पोर्टेंट? जितना इम्पोर्टेंट सांस लेना है। जब तक आप इजहार नहीं करोगे, दूसरे बंदे को बताओगे नहीं, तब तक दूसरा बंदा भी अपनी फीलिंग्स कैसे बताएगा आपको। और अगर फीलिंग्स मैच करगी तो वाह भला, नहीं करी तो एक दोस्ती तो है ही आपके पास। क्या आज भी जो लोग हैं अपने प्यार के इजहार के लिए गुलाब के फूलों को देते हैं?
बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज भी वही पुराना रिवाज है। हमारे टाइम में तो बिल्कुल थोड़ा कम था, लेकिन ड्यू टू एफएम और जो न्यूज़पेपर की वजह से ये यंगस्टर्स में ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है। तो हमारे से टाइम से पहले बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है रोज़ का। वैलेंटाइंस डे बेसिकली इसी चीज़ को मतलब दिखाने के लिए होता है कि आप जिसको प्यार करते हैं कितना करते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग वैलेंटाइंस डे सिर्फ अपने पार्टनर के लिए लाइक हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर फैमिली मेम्बर्स और हमारे चाहने वाले हमारे दोस्त भी होते हैं, चाहने वाले बेसिकली। तो एक ऐसा दिन जहां हम एक्सप्रेस कर पाए दूसरे बंदे को कि हम उसके लिए कितना उसको चाहते हैं, प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, उसके लिए बेसिकली ये डे होता है। ये मैं अपनी फ्रेंड को दूंगी। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड लाइक वेरी स्पेशल टू मी। जब भी मैं कभी लो होती हूँ या कभी भी मुझे ऐसा होता है कि आई नीड समवन, देन शी इज़ द वन जिसके पास मैं जाती हूँ। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक ध्वनि मत से पास हो गया। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। फिर राज्यपाल इस बिल की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर इस बिल को पेश किया था। शराब घोटाले मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और 17 फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने को कहा है। दरअसल ईडी के 5 बार समन भेजने पर भी केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली। वो और 5 दिन ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। जमीन से जुड़े घोटाले मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से ओडिशा पहुंच गई। ओडिशा के राउरकेला में उन्होंने सबसे पहले सुंदरगढ़ में वेद व्यास मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद रोड शो किया। उन्होंने 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से न्याय यात्रा शुरू की है। मध्य प्रदेश में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा और शराब की दुकानें अब धार्मिक स्थलों और स्कूलों से 1.5 किलोमीटर दूर होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। करीब 1.5 साल पहले पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव ने ये प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया था। महाराष्ट्र में अहमदनगर और छत्रपति संभाजीनगर के मछुआरों ने पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका विरोध जायकवाड़ी बांध पर प्रस्तावित सौर परियोजना को लेकर है। मछुआरों का कहना है कि इससे इनकी आजीविका प्रभावित होगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष ने मोर्चा बनाया, नाम दिया इंडिया गठबंधन। मगर जब कारवां चलने को हुआ तभी लोग बिछड़ने लगे। इसके ठीक उलट बीजेपी ने शोर शराबा नहीं किया, पर वास्तव में छोटी पार्टियों के साथ मजबूत गठबंधन की तैयारी कर ली। नीतीश कुमार के बाद चर्चा है कि पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ दिन पहले तक इस तस्वीर की कल्पना तक नहीं थी। नीतीश तो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा खड़ा करने में जुटे थे, लेकिन सियासत का खेल देखिए, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार का मेल देखिए। आगे आगे क्या होता है, खेल देखिए, तेल की धार देखिए। नीतीश आ गए, अब जयंत चौधरी का इंतजार है। खबर लगभग पक्की है कि आरएलडी का बीजेपी से गठबंधन हो चुका है। जल्दी ही सीट शेयरिंग पर मुहर लग जाएगी और ऐलान हो जाएगा। यानी इंडिया गठबंधन का बिखरा हुआ कुनबा कुछ और बिखरने वाला है। सवाल ये है कि कांग्रेस का साथ छोड़ने का ये सिलसिला कहां जाकर थमने वाला है। ठीक नहीं है। जयंत चौधरी ने अगर ये निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है ये उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। बार बार इस प्रकार से ताला बदलने से ये नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। बड़े पलटूराम हो गए, छोटे पलटूराम हो गए। जयंत चौधरी का मन क्यों बदल गया, इसे बाद में समझेंगे।
पहले ये जानिए कि एनडीए को लगातार मजबूत कर रही बीजेपी की रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री ने आम चुनाव में 400 पार का टारगेट सेट कर दिया है। इसके लिए जरूरी है कि मजबूत इलाकों को सुरक्षित किया जाए। नीतीश के साथ बिहार को महफूज करने की कोशिश की है तो पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी पर फोकस है। यूपी के जाट लैंड में आरएलडी की अच्छी पकड़ है, इसलिए जयंत चौधरी सभी के लिए अहम है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। बताया जा रहा है कि बात बन गई तो बीजेपी आरएलडी को लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 1 सीट दे सकती है। जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में भी एनडीए का दायरा बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे की एमएनएस से गठबंधन हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस की एमएनएस के नेताओं से बात शुरू हो चुकी है। इसी तरह टीडीपी को भी साथ लाने की रणनीति है। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में हैं और उनकी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात गठबंधन को लेकर होगी। संकेत है कि बात बन सकती है। इस तरह अगर बीजेपी ने 400 प्लस का टारगेट रखा है तो ये सिर्फ हवाई नहीं है, इसके लिए बाकायदा तैयारी है, मुकम्मल रणनीति है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता। उधर इंडिया गठबंधन का क्या हाल है ये भी देख लीजिए। ममता अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। नीतीश जुदा हो गए। केजरीवाल को लेकर असमंजस है और अखिलेश से सीट शेयरिंग पर खटपट है। जयंत चौधरी नाराज इसलिए हुए क्योंकि अखिलेश ने एक तो उन्हें 7 सीटें दी, उनमें भी 3 सीटों पर आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी। यहाँ तक कि उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल जवाब थे। खबर है कि जयंत ने रास्ता बदलकर बीजेपी के साथ जाना ही ठीक समझा। इत्तेफाक देखिए, राहुल यात्रा करते हुए जिन राज्यों में जा रहे हैं वहाँ विकेट गिर रहा है। बंगाल, बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज्यसभा में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, आरक्षण और पीएसयू समेत कई मुद्दों का जिक्र किया और कांग्रेस पर तंज कसे। एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है। न तो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में मामूली उछाल देखने को मिला। निफ्टी 1 अंक उछाल के साथ 21,930 पर बंद हुआ। इस दौरान कोल, टेक और बैंकिंग समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सोना 170 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,370 रुपए हो गई। हालांकि चांदी के दाम में गिरावट रही। चांदी 300 रुपए सस्ती हो गई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत अब 74,600 रुपए है।
कार मेकर कंपनी स्कोडा अपनी नई कार ऑक्टाविया को 14 फरवरी को मार्केट में पेश करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने ऑक्टाविया के फेसलिफ्ट मॉडल का स्केच भी जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेटेड ऑक्टाविया के डिजाइन में कुछ बदलाव होंगे। साथ ही कंपनी इसके ईवी वर्जन पर भी काम कर रही है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन अब भारत में नई फैक्ट्री बनाने जा रही है। कंपनी ने अब इसका ऐलान भी कर दिया है। फॉक्सकॉन भारत में करीब 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नई फैक्ट्री का निर्माण करेगी, जिसमें कंपनी एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। फिलहाल फॉक्सकॉन के तमिलनाडु प्लांट में अब 40,000 लोग काम करते हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। राजस्थान के पाली में एक ऐसा मंदिर बनाया गया है जो ओम के आकार का है। ये मंदिर पाली से 20 किलोमीटर दूर जार्डन में स्वामी महेश्वरानंद शिक्षा एवं शोध संस्थान आश्रम में बना है। दक्षिण भारतीय नागर शैली में बने इस मंदिर में भगवान शिव की 1008 अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। 19 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा। दावा है कि ओम के आकार वाला ये दुनिया का पहला मंदिर होगा। राजस्थान के पाली से 20 किलोमीटर दूर जार्डन गांव के विश्वदीप गुरुकुल में आस्था का ये अद्भुत केंद्र तैयार हो रहा है। ओम की आकृति में ये दुनिया का पहला मंदिर है। ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है और इसी निराकार को इस मंदिर के माध्यम से साकार किया जा रहा है। आकार हो, नक्काशी हो, भव्यता हो, हर लिहाज से ये मंदिर बेहद खास है। ओम का आकार इसे अद्भुत स्वरूप देता है। ओम मंदिर दक्षिण भारतीय नागर शैली में बनाया गया है। इसके पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 185 मीटर है, उत्तर से दक्षिण तक 252 मीटर। इसका शिखर 135 फीट ऊंचा है। 250 एकड़ में फैले इस 4 मंजिला आश्रम परिसर में गुरुकुल है, हॉस्टल है, अस्पताल है और तो और कृत्रिम पहाड़ और झील भी बनाई गई हैं। ओम आश्रम इसका नाम रखा है कि ओम आश्रम के सारे विश्व के अंदर में ये एक ऐसा ही होगा जो आप अपने यहाँ से ये ओम के आश्रम में आ जाएगा। गुलाबी पत्थर से बने इस ओम आश्रम का वास्तु भी बेहद उत्कृष्ट है। पूरे मंदिर में 2000 स्तंभ हैं, जो अद्भुत शिल्पकला से सजाए गए हैं और जो इसकी बनावट को बेहद खास बनाते हैं। मंदिर निर्माण का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, हालांकि एक हिस्से में काम जारी है। ओम मंदिर के मध्य में 12 ज्योतिर्लिंग शिव परिवार स्थापित होगा। गर्भगृह में भगवान शिव की 108 मूर्तियां लगेंगी। मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित होगा। चौथी मंजिल में ब्रह्मांड की कल्पना का साकार रूप होगा। है तो भगवान शिव का ही है, और लेकिन शिव का वो पूरा का पूरा हो गया था, तो उसमें चंद्र भी है, सूर्य भी है और परिब्रह्म परमात्मा का जो सभी के साथ में है और सभी के लिए हमेशा किसी भी प्रकार से आएंगे और दिखता है। ओम के म अक्षर के प्रतीक के तौर पर अगले हिस्से में एक भव्य सभागार तैयार किया गया है, जिसमें 108 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं ओम के चंद्र बिंदु को 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ का रूप दिया गया है। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। कीर्ति स्तंभ में 12 मंदिर हैं और 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी बनी है। इस टंकी के ऊपर सूर्य मंदिर स्थापित होगा। ओम के अर्धचंद्र को झील के रूप में दर्शाया जा रहा है, जो कि शीतलता का प्रतीक है। ये भव्य मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। आश्रम संचालकों के अनुसार 10 फरवरी से शुरू हो रहे लोकार्पण कार्यक्रम में 60 से ज्यादा देशों से आए अतिथि मौजूद होंगे। मेहमानों की सुविधा के लिए आश्रम परिसर में 100 स्वीट होम तैयार किए गए हैं। मुख्य समारोह 19 फरवरी को होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा अर्चना और उत्सव के भव्य रंग दिखाई देंगे। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें आश्रित श्रेणी से अब बाहर आ जाना चाहिए। ऐसा करने से उनके बीच मौजूद और ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए जगह बनेगी और वे आरक्षण का फायदा उठा पाएंगे। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों की बेंच साल 2004 में SC/ST कोटा को लेकर दिए गए अपने ही एक फैसले की समीक्षा कर रही है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाब के SC/ST कानून के मामले से सुनवाई की शुरुआत की। 2006 में पंजाब सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसके तहत SC कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% आरक्षण और प्राथमिकता दी गई थी। हालांकि 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे खत्म कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार समेत 23 अपील दायर की गई है जिस पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने बड़ा सवाल उठाया है कि क्या आरक्षित वर्ग के IAS IPS अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। बेंच ने पूछा है कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बेंच में शामिल जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है कि संपन्न हुए लोग आरक्षण के दायरे से बाहर आकर बेहद पिछड़े और हाशिए पर चल रहे वर्ग के लिए जगह बना सकते हैं। बेंच में शामिल जस्टिस BR गवई ने कहा है कि अब ये संसद को तय करना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए या नहीं। इस बीच ये एक सवाल भी खड़ा होता है कि कोटा सिस्टम तो कुछ समय के लिए दिया गया था, फिर आजादी के 7 दशक से ज्यादा बीतने के बाद भी क्यों चल रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर उठाए गए ताजा सवाल पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जैसे कि वो पिछड़ी जात के हैं तो मैम कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ अवेयरनेस की प्रॉब्लम मैम, सारी योजनाएं नहीं पता गवर्नमेंट की, जिसके हेतु मैम उनको मैम सारी जो गवर्नमेंट की योजना है मैम वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैम उनके लिए तो मैम सही है ये, जहाँ पर अभी अवेयरनेस नहीं पहुँच पाई है कि ऐसा भी कोटा है जिससे उनको लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनको मिल चुका है, जैसे ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ मिला है तो उनको मैम नॉलेज रहती है उस लेवल पर, तो मैम उसी तरह वो अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे योजना है तो आप लाभ ले सकते हो। बट मैम जिनके घर में कोई मैम पढ़ा लिखा नहीं है या कोई और इशू है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो मैम इस वजह से उनको नहीं मिल पाता। तो मैम कहीं ना कहीं सही भी है, कहीं ना कहीं गलत भी है। बट मैम बेसिक नीड जो है मैम वो मैम अवेयरनेस है। मैम हम तो यही कहेंगे कि आरक्षण एक बराबर कर देना चाहिए, किसी के साथ ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आधा उसमें आरक्षण के हिसाब से नाइंसाफी भी हो जाती है। आरक्षण अगर एक बराबर रहेगा तो सबके लिए सही रहेगी। जो पहले के जिनको मिल चुका है, मतलब जो उनका सपोर्ट होना था वो हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब दूसरों को भी मौका मिलना ही चाहिए। और ये बहुत टाइम से भी चलता आ रहा है कि जिनका मतलब OBC SC तो सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है कि जहाँ तक कि अब वो काफ़ी मजबूत हो गए हैं, तो अब कैसे पता चलेगा कि मतलब कि जिनको सही में ज़रूरत है तो उनको भी मिलना चाहिए, इसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। और जो है जिनको मतलब ज़रूरत है सच में ना, तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे जनरल हो, OBC हो, चाहे SC हो। बिल्कुल ज़रूरी है दूसरे जातियों को दिया जाए क्योंकि जिनको मिल चुका वो अभी भी लाभ उठा रहे हैं। अगर और भी लोगों को मौका मिलेगा तो इनकी जगह दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनकी लगातार पुश्तें बढ़ती चली जा रही हैं और हम लोग जैसे लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं जॉब मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है, इसी की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। तो ज़रूरी है मैम दूसरों को मिलना चाहिए इसके लिए। फेक लोन ऐप पर गूगल का एक्शन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल का लिए। फेक लोन ऐप को लेकर गूगल ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार की ओर से सख्ती के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से करीब 2200 फर्जी लोन ऐप को डिलीट कर दिया है। संसद में वित्त राज्य मंत्री भागवत कृष्ण राव कराड़ ने इस बात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि गूगल ने सितंबर 2022 से अगस्त 2023 के बीच 2200 फेक लोन ऐप को रिमूव किया है। इसके साथ ही गूगल ने प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स को लेकर अपनी पॉलिसी भी अपडेट की है। सैमसंग ने अपना नया स्मार्टफोन गैलेक्सी X कवर 7 भारत में लॉन्च कर दिया है। सैमसंग ने इस रग्ड स्मार्टफोन में पुश टू टॉक, बारकोड स्कैनिंग, स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसी कई सारी खूबियां दी हैं। कंपनी ने इसके 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। ग्राहकों को स्टैंडर्ड वेरिएंट के लिए 27,208 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि एंटरप्राइज एडिशन की कीमत 27,530 रुपए रखी गई है। रियलमी अपने नए स्मार्टफोन 12 Pro Plus 5G का नया वेरिएंट लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें हैंडसेट के पिछले हिस्से में ट्रांसपेरेंट डिजाइन होगा, जिससे यूजर्स स्मार्टफोन के अंदर लगे पार्ट्स को देख पाएंगे। रियलमी यूरोप के CEO ने रियलमी 12 Pro Plus स्मार्टफोन के नए वेरिएंट की तस्वीरें भी शेयर की हैं।
अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष को ऑस्ट्रेलिया की विधानसभा और विधान परिषद में सीनेट चुना गया है। इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सदन में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। शपथ के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने वरुण घोष का स्वागत किया। बता दें कि वरुण घोष भगवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर हैं। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र सैयद मजाहिर पर हुए हमले को लेकर परिजनों ने विदेश मंत्रालय से मदद की अपील की है। पीड़ित छात्र की पत्नी सैयदा रुकिया फातिमा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पति के इलाज और बच्चों समेत खुद अमेरिका जाने के लिए मदद मांगी है। हालांकि अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को चुनावी नतीजे पलटने की साजिश के आरोप में फिलहाल राहत नहीं मिल सकती है। बता दें कि ट्रंप पर 2020 के अमेरिकी चुनाव के परिणामों को पलटने का आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि हमास की ओर से अगवा किए गए इजरायली नागरिकों में से 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि गाजा में अभी भी 136 बंधकों को रखा गया है। इजरायल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक शख्स अपने कुत्ते को बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि शख्स खुद पानी के बीच बहने लगा। हालांकि थोड़ी ही देर बाद हेलीकॉप्टर के जरिए शख्स और उसके डॉगी को पानी से बाहर निकाल लिया गया। जसप्रीत बुमराह बने टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा हैं और तीसरे नंबर पर भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती दोनों मुकाबलों में बुमराह ने कुल 15 विकेट झटके थे। इसके साथ ही टेस्ट के टॉप 5 ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल शामिल हैं। मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर ने रोहित से एमआई की कप्तानी लेने पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा अपनी बैटिंग पर फोकस कर सके, इसलिए उन्हें कप्तानी से हटाया गया और अब खिलाड़ी के तौर पर रोहित का परफॉर्मेंस आईपीएल में और भी बेहतर होगा। इसके साथ ही उन्होंने हार्दिक पांड्या को बेहतरीन कप्तान बताया। अंडर 19 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो टीम 11 फरवरी को भारत के साथ फाइनल मुकाबला खेलेगी, क्योंकि भारत पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। दक्षिण अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मुकाबले में करारी शिकस्त दी है। सिडनी में पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 229 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम 30वें ओवर में ही 149 रन पर ऑल आउट हो गई। बता दें कि साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।